अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने अब आपके सामने स्क्रीन शेयर कर दी है। आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो मैंने अभी पिछले लेक्चर में बात की थी कि सेशन में कि हम थोड़ा सा इन लोकेशंस के मेजर्स को देखेंगे। तो अभी मैं जो हूँ आपको मेजर्स ऑफ लोकेशन के बारे में बताता हूँ। और ये मैंने कहा था कि वैसे सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी 3 तरह की होती है, एवरेज, मीडियन, मोड। और एवरेज जो होती है वो मैंने बताया था आपको 5 तरह की होती है। मीन, मोड, मीन, एवरेज, मैथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और इसके अलावा वेटेड मीन भी होता है। मीडियन हम सीख चुके हैं। दिस इज सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा, एग्जैक्टली सेंटर में होती है और लिखा भी हुआ है सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा। मीन है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब है कि ये आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा कि मीडियन तो बगैर कैलकुलेशन के मिल जाता है, 3 पहली चौड़ी 3 आखिरी चौड़ी, दरमियानी मीडियन अगर 7 वैल्यूज है। मोड जो है इसको भी हम कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो बार बार ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अगर करती है। आपको पता है इसके बारे में भी कि जो वैल्यू से ज्यादा दफा आए, मैट्रिक में हमने यही पढ़ा था, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डेटा। मीन में ये लफ्ज है इसमें अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मीन्स अगेन कैलकुलेशंस करनी पड़ती। तो हम आज के सेशन में कोशिश करते हैं मीन से गो थ्रू हो जाए। सिंबल्स याद रखी हैं यहाँ आपने। म्यू इज फॉर पॉपुलेशन और सिग्मा इज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये वाला एक्स बार इज फॉर सैम्पलिंग मीन, और इसी तरह ये एस स्टैंडर्ड डेविएशन भी सैम्पलिंग मीन के लिए था। बहरहाल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए आगे चलते हैं हम। दिस इज द की पॉइंट। ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है जो आपने स्कूल मैथमेटिक्स में भी पढ़ रखा है। इफ वी टेक अ सेट ऑफ नंबर्स, हमारे पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं, n वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू x1 है, दूसरी वैल्यू x2 है, आखिरी वैल्यू xn है। तो हम जो है इसका मीन ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज x bar is equal to sum of all values divided by number of values, and यहाँ पे number of values, this is usually shortened as, इसको हम ऐसे भी लिखते होते हैं कि 1/n summation I varies 1 to n xi, and then as x bar is equal to this sigma x over n, इसको sigma x over n भी कहते हैं। ये फार्मूले सारे आपको स्कूल मैथमेटिक्स की बुक्स में भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड किए हुए हैं। तो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये इसी फार्मूले की कुछ वर्डिंग लिखी हुई है कि सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज यू हैव सम्ड। थोड़ा सा मीन के बारे में डिटेल्स हैं। कैलकुलेटिंग मीन वैल्यूज फ्रॉम रॉ डेटा इज एक्यूरेट बट वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडिशियस। दैट इज इंपॉर्टेंट वन। अगर डेटा की वैल्यू 10 है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 20 वैल्यूज है ज़्यादा टाइम लगेगा, 50 वैल्यूज हैं और टाइम लगेगा। तो इसलिए कहता है कि दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडिशियस वन। टेडिशियस मीन्स ये थोड़ा सा ये इसमें मुश्किलात हैं, मतलब थोड़ा आपको टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में। It is much more usual to work from a frequency distribution which make the calculation much easier but may involve a slight loss of accuracy। कहते हैं इसी वजह से हम फिर रॉ डेटा की वजह से, ये रॉ डेटा की वजह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ अरेंज डेटा होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता है, तो उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर हो सकता है स्लाइट लॉस ऑफ एक्यूरेसी। जो रॉ डेटा का मीन है और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आया है, इन दिनों में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन टाइम जहाँ पे इधर 15 मिनट लग रहे हैं यहाँ 5 मिनट लग जाएंगे, टाइम सेविंग है। दैट्स गुड वन फॉर अस। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी टेबल, we make the major assumption that class interval can be represented accurately by its middle interval value। यही असल assumption है जिसकी वजह से थोड़ी सी एक्यूरेसी हमारी लॉस होती है। देखो आप लोगों को पता है क्लास इंटरवल में 2 वैल्यूज होती हैं, एक लोअर एक अपर, जैसा कि 150 से 154।
लेकिन जब मीन निकालते हैं हम दोनों का एवरेज ले लेते हैं। दैट इज कहता है कि in order to calculate mean of a distribution from a frequency table we make major assumption that each class interval, और class interval में दो values होती हैं, can be represented accurately by its middle value, इसको middle interval value कहते हैं। Essentially this means that we are assuming that class values are evenly separate above and below the mean for each class in the distribution। separation का concept आपने अभी पिछले सेशन में पढ़ा था कि जैसे मिडिल वैल्यू से होती है 50% पीछे 50% आगे एक्यूरेटली सेपरेट दूं। लाजमी भी नहीं होता, जैसे हमने देखा था इवन वैल्यूज के लिए ये थोड़ा सेंटर से भी आगे आ जाती है वैल्यू। तो फॉर ईच क्लास इन द डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट सम ऑफ द वैल्यूज इन ईच क्लास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मिडिल वैल्यूज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द क्लास। द कैलकुलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम दिस असम्पशन इज इलस्ट्रेटेड बिलो। आइए जरा आपको बताता हूँ, ये देखें, ये जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये क्लासेज हैं, ये हमने मिडिल वैल्यू ली x। अब x हमारा ये बना, ये कैसे बना, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे बना, 159.5 प्लस 154.5 डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे बना, 164.5 प्लस 159.5 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास ये x बन गया और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम fx सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 152 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 157 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 162 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 167 को 8 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, वी गेट fx। तो fx को सम कर लें, उधर सम ऑफ f कर लें, तो हमारे पास ये फार्मूला। तो अर्थमेटिक के दो फार्मूले हो गए भाई। जो ऊपर फार्मूला पड़ा था कौन सा, ये वाला, ये है समझ लें रॉ डेटा के लिए या अनग्रुप डेटा के लिए। और अभी जो डेटा फार्मूला हम पढ़ रहे हैं ये आपके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, जिसमें आपका टेबुलर डेटा होता है, ग्रुप डेटा होता है, इसको हम ये भी कहते हैं। तो एक्स बार का ये फार्मूला आपने याद रखना है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ एक्स ओवर समेशन एफ। देयर आर टेक्निक्स फॉर सिंप्लीफाइंग द अरिथमेटिक बट वाइड सेपरेट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड कंप्यूटर हैज मेड एन वर्किंग नॉलेज ऑफ सच टेक्निक्स वेरी टू एन एंड, मतलब इससे थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये आपके लिए एक टास्क है, आपने इस डेटा, ये अभी रॉ डेटा है, ये टेबुलर डेटा नहीं है, तो आपको इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है। इसका मीन निकालने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा इधर, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अनग्रुप डेटा वाला। आप आराम से ये फॉर्मूला लगा के इसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सोल्यूशन आपने करना है, मैंने कुछ स्पेस आपको छोड़ दिए। नेक्स्ट है मेजर ऑफ सेपरेट। तो हमने अभी इन 7 to 8 मिनट्स में अर्थमेटिक मीन के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया। ओके, अब चलते हैं मेजर ऑफ सेपरेट। सेपरेट अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, स्टैट ज़बान में मेजर ऑफ सेपरेट्स भी कहते हैं। कहते हैं द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बी स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब है अलग अलग, दूर दूर हो जाना, अबाउट ए मीन। एक मीन की वैल्यू है, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन इससे बहुत स्कैटर्ड हो different ways, so that the single value describing the central location of a distribution cannot be sufficient to completely define the distribution। एक्चुअली मैंने बताया था कि एवरेज क्यों ली जाती है, एवरेज ली जाती है कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ये मीडियन सेंटर में होता है, मीन भी जब सेंटर में होता है तो ये डेटा को बड़ा अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कवर कर लेते हैं ना, पिछली 50% भी और अगली 50% भी। लेकिन बाज़ औक़ात वैल्यूज कितनी ज्यादा सेपरेशन होती है कि जो मीन है वो सेंटर में नहीं आता, एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आता। तो फिर उस केस में क्या होता है कि ये वैल्यूज को प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं करता, तो यहाँ हमें जरूरत पड़ती है मेजर ऑफ सेपरेट की। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेपरेट जो है कहता है कि कैन नॉट बी सफिशिएंटली टू कंप्लीट डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसमें ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन may be scattered about a mean, मीन से कितना वैल्यू स्कैटर्ड है ये हमें कैलकुलेट करना जरूरी है। The two data set below have the same mean 7 but clearly have different separates about the mean। ये देखें 5 6 7 8 9, इसका मीन भी आप कैलकुलेट कर लेना, इसका मीन भी 7 है और इसका मीन भी 7 है। आप देखें यहाँ से हम जो है गैस नहीं कर सकते कि इसमें वैन वैल्यू भी है और लास्ट 13 भी है, डेटा की सेपरेशन डिफरेंट है। यहाँ डेटा
और हज़ार से सेपरेट है, यहाँ डेटा कुछ और से है कि 7 से बहुत वैल्यू 7 के गिर्द ही घूम रही है, लेकिन यहाँ पे 1 और 7 में बड़ा फर्क है और 7 और 13 में भी बहुत फर्क है। समझ आ रही है बात? दोनों का मीन 7 है लेकिन सेपरेशन डिफरेंट है, डेटा की सेपरेशन डिफरेंट, इसलिए अबाउट मीन सेपरेशन निकालना जरूरी है। There are several ways in which one can measure the separate of distribution about a mean. For example, the range. सबसे पहले कहता है हम रेंज कैलकुलेट कर लें, इससे भी हमें पता चल सकता है कि सेपरेशन कितनी दूर है। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को माइनस कर दें। जैसे देखें यहाँ लार्जेस्ट वैल्यू 9 है और स्मॉलेस्ट सिर्फ 5 है, तो उसकी रेंज बनती है 4। यहाँ पे 13 और 1, यहाँ पे रेंज बनती है 14। रेंज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सेपरेशन ज़्यादा होगी और उतना ही मीन जो है इस डेटा को रिप्रेजेंट करने में फेल होता जाएगा। ओके, तो फर्स्ट वन इज रेंज, सेकंड वन इज इंटरक्वार्टाइल रेंज, जिसको कहते हैं। इंटरक्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है कि ये क्वार्टाइल्स की रेंज है। ओके, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। Q3 अपर क्वार्टाइल था, Q1 लोअर क्वार्टाइल था, तो Q3 माइनस Q1 को हम कहते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स। ये है जी इंपॉर्टेंट वन, मीन डेविएशन। तीसरा है सेपरेशन को कैलकुलेट करने के लिए मीन डेविएशन यूज किया गया, द एवरेज डेविएशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मीन। इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। आगे जाके देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। द एवरेज डेविएशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मीन। तीन हमारे पास सेपरेशन ऑफ डेटा को मेजर करने के लिए टेक्निक्स आ चुकी, वन रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड मीन डेविएशन। Each of these measures has advantages and problem associated with it. हर एक के एडवांटेजेस नहीं है और डिसएडवांटेजेस भी हैं। रेंज इजी टू कैलकुलेट, रेंज बड़ी आसानी से मिल जाती है, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, लेकिन इस डिपेंड्स ऑन टू एक्सट्रीम वैल्यूज एंड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी इंटरमीडिएट वैल्यूज। मसला ये है कि सिर्फ बड़ी और छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, डेटा पूरे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करती। इसमें ये प्रॉब्लम है, जस्ट हाईएस्ट वैल्यू जस्ट लोएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने आओ। नीचे इंटरक्वार्टाइल रेंज पे, इंटरक्वार्टाइल रेंज अब आपको पता है कि ये डिफरेंस है अपर और लोअर क्वार्टाइल का, तो ये भी डेटा को 100% कवर नहीं करती बल्कि 50%। मेजर्स ओनली द सेंट्रल 50% डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिर्फ सेंट्रल जो 50% पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, 100% रिप्रेजेंट नहीं कर रही। लेकिन लुक एट दैट मीन डेविएशन, मैंने कहा था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्स इनटू अकाउंट एवरी मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह मीन क्या करता है, पूरे डेटा को अर्थमेटिक की जाती है, इसी तरह मीन डेविएशन भी तमाम मेंबर्स को रिप्रेजेंट इसमें इसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑलवेज हैज द वैल्यू 0 और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात इंपॉर्टेंट जो हमने लास्ट टाइम बेल शेप देखी थी। अगर मीन डेविएशन 0 आ जाए तो फिर इसका मतलब है कि जो वैल्यूज हैं वो मीन बिल्कुल एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम कहते हैं कि ये डेटा जो है सिमेट्रिक है। और अगर मीन डेविएशन 0 ना आए तो फिर हम कहते हैं कि अब डेटा जो आपका है वो सिमेट्रिक नहीं है। But for the most common measure of separate distribution is the standard deviation, which is about by using procedure outlined below. तो इनसे भी हट के चौथी है जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है। कंसीडर टू डेटा हमारे पास है गिवन बिलो। Before writing down the formula for calculating the standard deviation, we shall look the tables below and discuss how a measure of separate might evolve. Look at that. ये मेरे पास एक डेटा A है, वही 5, 6, 7, 8, 9। हमने x माइनस एक्स बार निकाला, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया ताकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाए। इसका समेशन 10 आ रहा है। लुक एट दैट दिस टेबल, इसमें 1, 2, 7, 12, 30, इसका मीन भी 7 था। ये मीन x माइनस एक्स बार, अगेन x माइनस एक्स बार में भी किसी को प्रॉब्लम हो तो 5 माइनस 7 क्योंकि मीन 7 था, 6 माइनस 7, 7 माइनस 7, 8 माइनस 7, 9 माइनस 7। सिमिलरली 1 माइनस 7, 2 माइनस 7, 7 माइनस 7, तो ये हमारा टेबल बन गया। इसका स्क्वायर किया और सम कर। लुक एट दैट द डिफरेंस, इसमें 10 है और इसमें 122 है। नोटिस दैट रेंज ऑफ द डेटा सेट्स आर 4 and 12। इसकी रेंज थी 4, इसकी रेंज थी 12, एंड दैट द मीन डेविएशंस आर बोथ 0। और कहता है कि मीन डेविएशंस जो हैं वो 0 है। मीन डेविएशन का मतलब है कि ये देखें, जमा करें 2 + 1 3, 2 - 1 - 1 3, ये इसका आंसर 0 है। इधर देखें 6 और 5 -11 प्लस, दोनों का मीन डेविएशन 0। समझ आ रही है बात? तो मीन डेविएशन भी इतना इंपॉर्टेंट ना हुआ, डेटा को कहीं प्रॉब्लम करता है, विच इज फैक्चुअली करेक्ट, हैज नो मीनिंग इन प्रैक्टिस।
टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हमने खत्म करने के लिए inherent in mean deviation cancelling to given zero with a symmetrical distribution, for example, it is usually to look at the squares of the mean deviation. तो इसको हम कहते हैं this is mean deviation. देखो ना, x डेटा, x बार डेटा मीन से कितना डेविएट कर रहा है, तो this is mean deviation, और इसका हम स्केयर कर देते कहते हैं स्केयर mean deviation. Look at that, scale mean deviation. So it is usually look at the square of the mean deviation and the average time. अब देखिए squared mean deviation का 10 और इसका 120 है, यहाँ से पता चल रहा है कितनी सेपरेशन है. This gives values in square units and is usually take to the square root of this value so that the separate measure is same unit as the original value. और हम स्टैंडर्ड डिवीजन में फिर जाके स्केयर किया है, क्यों? क्योंकि स्केयर करने के बगैर मीन जीरो आ रहा था, वो हमें कुछ बता नहीं रहा था. स्केयर करके फिर एट द एंड हम इसका डेरिवेटिव स्केयर रूट ले लेंगे, सॉरी, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्चुअली स्केयर रूट ऑफ मीन डेविएशन. तो सिंबल आपको बताया था मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एस यूज होता है. तो एस ए आ गया आपके पास 10/5 दिस वन, समेशन एक्स माइनस बाय 10, टोटल वैल्यू इज 5, दिस इज 1.41, दूसरे का आ गया 4.95. तो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा मींस सेपरेशन आपकी डेटा की बहुत ज्यादा है. उम्मीद करता हूँ ये आपको चीजें समझ आ गई होंगी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो लुक एट दैट, टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर सेपरेट्स आर इलस्ट्रेटेड बाय द डायग्राम्स बिलो. ये देखें, ये था डेटा, यहाँ से शुरू हो गया 5, ये 6, 7, 8, 9 ये डेटा था. तो अब इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास आ गया 1.41, ये वैल्यू 1.41. तो अब इसका मीन था 7. तो डेटा जो है इस तरफ भी है आपके पास सेपरेशन और इस तरफ भी सेपरेट कर रहा है. दोनों तरफ से जो सेपरेशन आई है वो कितनी आई है? 1.41 आई है. नीचे चले, दूसरा जो डेटा था वो 4.95 था, उसका मीन भी 7 ही है. लुक एट दैट, दिस इज मीन एज 7. तो इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो 4.95 का है और 4.95. तो ये एक हमारे पास रैंक सी बनती नजर आ रही है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेटा में स्कैटरनेस ज्यादा है. तो यहाँ से आप गैस कर सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो डेफिनेटली डेटा आपका बहुत ज्यादा स्कैटर हो चुका है. और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो फिर आपका सॉरी डेटा में जो सेपरेशन है वो भी कम है. ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत जबरदस्त है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. क्या सेपरेशन, डेटा में सेपरेटनेस कितनी है, डेविएशंस कितनी है. स्टूडेंट्स, दिस इज द टास्क फॉर यू. इसमें आपने आराम से डेटा दिया हुआ है, इसी तरह आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालने हैं. इस तरह आपने किया काम, बिल्कुल उसी तरह आपको ये काम करना पड़ेगा. Let's see what is it about the task. Summary. The procedure of calculating standard deviation may be summarized as follows. Yes, this is the words. From every raw data value, subtract the mean, square the result, average them, and then take the square root. Look at that. सबसे पहले क्या है? x minus x bar. This is from subtract the mean. This is subtract the mean. Then square the value. फिर आपने इसको स्केयर करना है, हर वैल्यू को स्केयर करना है. देन एवरेज देम, ये एक्चुअली एवरेज ही लिखी हुई है ना, उन्हीं वैल्यूज की एवरेज, जो नई वैल्यूज आगे बनी, और इसका फिर स्क्वायर रूट है. दिस इज द फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द अनग्रुप्ड डेटा. दैट इज सो इजी. यू विल ऑफन नीड अ क्वांटिटी कॉल्ड अ वेरिएंस. जल्दी से स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलती जुलती वैल्यू होती है वेरिएंस. मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्क्वायर कर लें, स्क्वायर रूट ना डालें, उसको हम वेरिएंस कहते हैं. दिस सेट ऑफ डेटा, this is simply the square of standard deviation denoted by s square. Calculating the variance is exactly like calculating the standard deviation, except that you do not take the square root at the end in key point 4. This is the key point 4. जल्दी से हमने वेरिएंस को भी समझ लिया कि स्क्वायर रूट हटा दें, स्क्वायर कर लें दोनों तरफ, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें वेरिएंस मिल जाता है. अब दो चीजें फौरन से कवर करनी. वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अदर वन इज वेरिएंस. Very often your data represent a sample size and from some population. It could observe every member of the population, then we could work about mean and standard deviation for the whole population.
Often we can't do this and can only observe a sample. हमेशा आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है और सैंपल उसमें से कुछ होती है। जैसे आप कोई भी चीज लेने जाते हैं शॉप पे तो आप कहें यार सैंपल कर दिखाओ, राइस खरीदे जाते हैं तो भी थोड़े से वो पूरे थोड़े में थोड़े से राइस देता है, आप चेक करते हैं और फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं चलो भाई राइस ठीक है आप डाल दो। इसी तरह आप प्याज कोई फ्रूट लेना चाहते हैं थोड़ा देखते हैं पहले सैंपल के तौर पे, कोई एनीथिंग जब आप सैंपल देखते हैं फिर आप डिसाइड करते हैं। तो यही बात है, अगर पॉपुलेशन को कवर कर रहा है इतना पॉसिबल नहीं है, तो फिर अब बेहतर यही है कि हम सैंपल डेटा का मीन और सैंपल डेटा का वेरिएंस और सैंपल डेटा का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लें और उससे पॉपुलेशन के बारे में कुछ हम रिमार्क्स दें। यही हम मैथमेटिक्स इसमें स्टैटिस्टिक्स में करेंगे। To make the distinction clear, we usually use Greek letters for population parameters. So the population paramean is mu, पीछे बता चुका हूँ। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन था तो सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस हो जाएगा। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स इज सिग्मा। Where we estimating mu and sigma square using sample data, we use slightly different formula in the case of variance. The formula is given key point 5. It is discussed from this workbook. The difference is simply that we divided by n minus 1 instead of n. तो देखते हैं कि इसको हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बल्कि ये हम ना टॉपिक छोड़ देते हैं फॉर द नेक्स्ट क्लास ताकि आप मेरे ख्याल में इसमें कंफ्यूज ना हो। ओके ओके, लीव टू द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास के लिए फिर हम यहाँ तक ही रुकते हैं। तो इस सेशन में हमने क्या किया मैं थोड़ा सा आपको समराइज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हम इस सेशन में डियर स्टूडेंट्स यहाँ से शुरू हुए थे, हम मीडियन कवर कर चुके हैं। आज हमने मीन करना था और मीन से जुड़ी हुई कुछ सेपरेटनेस ऑफ डेटा को निकालने के लिए, डेटा की डेविएशंस निकालने के लिए कुछ चीज़ें पढ़ी। मीन के लिए हमने की पॉइंट में फार्मूला दिया, दिस इज द मीन फॉर अनग्रुप डेटा। फिर हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी डेटा हो तो उसके लिए मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फिर हमने प्रोसीजर देखा और नेक्स्ट की पॉइंट में हमने उसके लिए देखा डेटा आपका क्या था भाई, तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था मेरे ख्याल में, दिस वन समेशन एफएक्स ओवर समेशन, ये फार्मूला में पढ़ा था फॉर द ग्रुप डेटा। मीन पढ़ने के फौरन बाद हमने कहा चले हम ना मेजर ऑफ डिस्पर्शंस पे चलते हैं। इनको मेजर ऑफ डिस्पर्शंस भी कहते हैं, मेजर ऑफ सेपरेटनेस भी कहते हैं डेटा की। तो ये हमने कहा कि 3 तरह की होती है, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, मीन डेविएशन। तो रेंज हमने फौरन से पढ़ लिया कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। इंटरक्वार्टाइल रेंज में देखा डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, और मीन डिवीजन में देखा कि एवरेज डिवीजन ऑफ द मेंबर्स। इनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए और सबसे बेस्ट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन लगा, क्योंकि देखें इन दोनों डेटा में मीन डिवीजन 0 है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बता रहा है नहीं भाई इस वैल्यू में सेपरेटनेस बहुत ज़्यादा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ हमने फिर फौरन लगे आता हूँ इसका ये एक एग्जाम्पल भी क्लियर की, और एग्जाम्पल क्लियर करने के बाद हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फार्मूला लिखा और लगे आता हमने वेरिएंस समझ लिया ये स्टैंडर्ड डेविएशन था। और अगर स्क्वायर रूट हटा दे मतलब स्क्वायर करते हैं तो इसी डेटा का वो क्या बन जाता है, वेरिएंस बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज यहाँ तक ही रुकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम बाकी सिचुएशन देखते हैं कि आगे क्या करना है। ओके, मैं भी आपकी स्क्रीन शेयरिंग खत्म करता हूँ ताकि